हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर 6 की, दैट इज वाटर रिसोर्सेज। और इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर और आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ऑन द अर्थ सरफेस। वाटर इज अ साइक्लिक रिसोर्स वो एक नेचुरल रिसोर्स है। और साइक्लिक कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास ओशन में वाटर है वो कहाँ से आएगा, वो एक साइकिल से आएगा, वो रिवर्स के थ्रू आएगा फ्रॉम दीज ग्लेशियर्स। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमारे पास होगी इवेपोरेशन प्रोसेस। जब ये वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा, तो जो हमने छोटे होते वाटर साइकिल पढ़ी थी उसमें क्या होता है, जब सन की डायरेक्ट रेज जब हैं जो ओशन पर पड़ती हैं तो उससे क्या होता है, वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाता है। उसके बाद जो प्लांट्स हैं उनसे क्या होता है, इवेपो ट्रांसपीरेशन, कि जो हमारे लीव्स होते हैं हमारे प्लांट्स के, उनके लीव्स से जो है वो हमारी ट्रांसपिरेशन होती है, जिसको हम बोलते हैं इवेपो ट्रांसपिरेशन। जो उनका वाटर वेपर है वो सनलाइट से जो है वो इवेपोरेट हो जाता है। उस बात देखें कि इवेपोरेशन प्रोसेस के बाद हमारा होता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन के बीच में क्या होता है, जब यही हमारा जो वाटर वेपर्स होते हैं वो क्लाउड फॉर्म्स कर लेते हैं। और इन्हीं क्लाउड से क्या होता है, किसी भी बैरियर से टकराने के बाद जो ये क्लाउड्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपना जो विंड है, जिस विंड को लेकर ये जाते हैं हॉट टू कोल्ड वेव्स, तो इन विंड से क्या होगा, प्रेसिपिटेशन होगी। और प्रेसिपिटेशन जो है हमारा प्रोसेस जो है, इससे क्या होगा, किसी भी स्टेट में जो है वो प्रेसिपिटेशन हो सकती है। वो सॉलिड में भी हो सकती है, लिक्विड में भी हो सकती है, एंड मोस्ट सेमी लिक्विड स्टेट में भी जो है वो हो सकती है, जिसको हम स्लीट भी बोलते हैं। स्लीट जो है वो माउंटेनियस एरियाज में गिरती है स्नो से पहले। तो ये जो स्लीट होती है ये ऑलमोस्ट सेमी लिक्विड स्टेट में होती है, बहुत छोटे छोटे जो हमारे स्नो के चंक्स होते हैं, और उसी के साथ जो है वो रेन होती है। तो ये जो हमारी एक साइकिल है इसको हम बोलते हैं वाटर साइकिल। और वाटर जो है इसी साइकिल में बार बार घूम कर जो है वो अर्थ सरफेस पर रहता है। एंड अप्रोक्सीमेटली 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। तो 71% जो हमारे पूरे अर्थ का एरिया है वो वाटर से कवर्ड है। और 29% जो एरिया है वो लैंड है, जो हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। उसी के साथ जो सिर्फ 3% जो है आउट ऑफ दिस 71% जो हमारा वाटर है उसमें से सिर्फ 3% पानी ऐसा है जिसको हम डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं फॉर ड्रिंकिंग। ये जो हमारी डिवीजन है हमारे पूरे वाटर की ऑन द अर्थ सरफेस, वो है जो हमारा ओशियन वाटर होता है वो सेलाइन होता है, क्योंकि बहुत सारे सेडिमेंट्स जो हैं वो इसमें जाके मिल जाते हैं जो इसको सेलाइन बना देते हैं, मतलब नमक वाला पानी बना देते हैं, खारा पानी जिसको हम बोलते हैं। तो टोटल जो वाटर हमारे पास शेयर है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो है ओशंस का 96.5। और सिर्फ 2.5% पानी जो है वो पीने लायक है, अराउंड 3% हम इसको बोल सकते हैं। और इस 3% के आगे से जो हमारे पास डिवीजन है वो हमारे पास है ग्लेशियर एंड आइस कैप्स की, जो बहुत ज़्यादा प्योरेस्ट फॉर्म है। उसके बाद हमारे पास आता है ग्राउंड वाटर, एंड 1.2% जो है वो है हमारे पास सरफेस या फ्रेश वाटर। और अब हम इसी फ्रेश वाटर को अगर हम आगे डिवाइड करें तो उसमें हमें कौन कौन से सोर्सेज हैं उसके, वो हैं ग्राउंड, आइस एंड परमाफ्रोस्ट। परमाफ्रोस्ट क्या होता है, जो बहुत ही ज़्यादा फ्रोजन स्टेट में होता है, बिल्कुल जमा हुआ। उसके बाद हमारे पास है लेक्स। उसके बाद सॉइल मॉइस्चर, क्योंकि सॉइल में भी जो है हमारे पास मॉइस्चर होता है, ह्यूमिडिटी होती है। एंड उसके बाद हमारे पास है 0.49 शेयर जो है वो सिर्फ रिवर्स का है। लिविंग थिंग्स में 0.26, एंड एटमॉस्फेयर जो है, जो क्लाउड्स हैं या वाटर वेपर्स हैं, वो हैं 3.0%। वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया, तो वाटर का अगर देखें कि इंडिया अकाउंट्स 2.4% ऑफ वर्ल्ड सरफेस एरिया की, एरिया के टर्म्स में तो ये है 2.45%। और अगर हम वाटर रिसोर्सेज की बात करें तो वो है उसके 4% ऑफ द होल वर्ल्ड। एंड 16% ऑफ पॉपुलेशन, तो पूरे वर्ल्ड के अगर हम देखें 2.45% जो है वो लैंड है, एंड हमारे पास जो वाटर है वो है 4%, एंड 16% जो है वो पॉपुलेशन है। तो ये जो हमारी डिवीजन है पूरे वर्ल्ड में इंडिया की, कि इतना लैंड है, और हमारी जो डिवीजन है इसकी वो है 4। लेकिन पूरे वर्ल्ड में क्या थी, यहाँ पे था 71% और यहाँ पर था 29%।
इतना भी पानी हमें प्रेसिपिटेशन से अवेलेबल होता है वो है 4000 क्यूबिक किलोमीटर्स। तो वाटर जो है वो एक लिक्विड फॉर्म है जिसको मेजर करने के लिए हम क्या है वॉल्यूम का यूज़ करते हैं कि रिवर्स में या हमारे वाटर का कितना वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम को क्या है हम क्यूबिक यूनिट में जो है वो मेजर करते हैं। एंड सरफेस वाटर एंड रेप्लिशेबल वाटर इज 1869 cubic kilometers and 60% only useful is about 1122 cubic kilometers। सरफेस वाटर रिसोर्सेज की जो वाटर हमारे पास सिर्फ सरफेस पे हमारे पास अवेलेबल है वो कितना है, इसके क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं हमारे पास सरफेस वाटर के, वो हमारे 4 सोर्सेज है रिवर्स, लेक, पॉन्ड्स एंड टैंक्स। 10,360 रिवर विद लेंथ ऑफ मोर देन 1.6 किलोमीटर ईच। तो 1.6 किलोमीटर तो एक एवरेज मतलब मिनिमम उसकी जो लेंथ है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो जैसे हम अपनी रिवर की बात करें 2225 जो है ये गंगा की है, वैसे ही 709 जो है वो ब्रह्मपुत्र की है इंडिया में, लेकिन जो इसकी एक्चुअल लेंथ है वो बहुत ज़्यादा है। वैसे ही जो हमारी इंडियन रिवर्स की लेंथ है वो अप्रोक्सीमेट 1.6 तो है ही, लेकिन उससे ज़्यादा भी हो सकती है। द मीन एनुअल फ्लो इन ऑल द रिवर बेसिन। अब रिवर बेसिन क्या होता है, जैसे ये एक रिवर है तो ये रिवर इस रिवर सोर्स से अपने माउथ तक आती है, सी तक। तो इसमें क्या होता है जितना भी एरिया जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, ये सारी जितने एरिया को सर्व करती हैं अपना पानी, उस एरिया को हम बोलते हैं रिवर बेसिन। एंड इट इज एस्टिमेटेड टू 1869 cubic kilometers and only 60 cubic kilometer is usable। of the total area in the country have 60% of the total surface water resources। और ये कहाँ पर है, ये शेयर करती हैं हमारी गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस रिवर। ये हमारी है इंडस रिवर, ये है गंगा एंड दिस वन इज ब्रह्मपुत्र। तो ये जो 3 रिवर्स हैं, मेजर रिवर्स हैं इंडिया की, ये शेयर करती हैं अपना 60% जो टोटल वाटर रिसोर्सेज, और इसके अलावा जो बाकी का 30% है वो शेयर करती हैं हमारी गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। इन रिवर्स का जो कैचमेंट एरिया है वो बहुत ज़्यादा है। कैचमेंट एरिया क्या होता है, जितने एरिया से ये क्रॉस करती हुई जाएंगी, तो इतने एरियाज को कवर करते हुए जो इनका कैचमेंट एरिया है वो एज कम्पेयर टू साउथ इंडियन रिवर से बहुत ज़्यादा है। इसलिए इनका जो टोटल शेयर है वाटर रिसोर्सेज का वो बहुत ज़्यादा है। वाटर रिसोर्सेज जो ग्राउंड वाटर होता है हमारा, जो हमारा अर्थ सरफेस के नीचे जो पानी अवेलेबल होता है उसको हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर। एंड टोटल रेप्लिशेबल ग्राउंड वाटर इज 432 क्यूबिक किलोमीटर्स एंड 46% अवेलेबल फ्रॉम गंगा, ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन्स। तो ये जो हमारे यहाँ से गंगा है या फिर हमारी यहाँ से ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, तो इनका जो हमारे पास रिसोर्स है वो है 46%। और हाई लेवल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्राउंड वाटर जो है वो हमें देखने को मिलता है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, क्योंकि यहाँ की वाटर अवेलेबिलिटी जो है वो जो सरफेस वाटर है वो बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर हीट होने की वजह से जो इवेपोरेशन है वो बहुत जल्दी हो जाती है। उसी वजह से यहाँ पर जो है वो इन एरियाज में ज़्यादातर ग्राउंड वाटर का यूज़ किया जाता है, वेल का यूज़ किया जाता है। उसी के साथ अगर साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया में ये वाला पार्ट जो है वो ड्रॉट प्रोन एरिया है, इसी वजह से यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा जो ग्राउंड वाटर है वो यूटिलाइज किया जाता है। उसके बाद जो हमारे पास स्लो एरियाज है जहां पर ग्राउंड वाटर रिसोर्स जो है बहुत कम यूज किया जाता है वो है छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड केरला। उसी के साथ मॉडरेट जो स्टेट्स हैं वो हमारे पास हैं गुजरात, यूपी, बिहार एंड त्रिपुरा है लगून्स एंड बैक वाटर्स की। और जो इंडिया का हमारा कोस्ट लाइन है 7516 किलोमीटर जो हमारी कोस्ट लाइन है, उसको देखते हुए बहुत सारे बैक वाटर्स एंड लगून्स हमें देखने को मिलते हैं। ये कैसे बनते क्या होते हैं, जो हमारा ओशन एरिया होता है उसके साइड में क्या होता है, यहाँ पर थोड़े से हमारे पास लेक टाइप, पॉन्ड टाइप बन जाते हैं जिनको हम बोलते हैं बैक वाटर्स। और ये बनते हैं टाइड्स की वजह से और वेव्स की वजह से। केरला, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल है वास्ट सरफेस वाटर रिसोर्सेज इन दीज लगून्स एंड लेक्स, क्योंकि ये सारे जो हमारे स्टेट्स हैं वो हमारे कोस्टल स्टेट्स हैं। ऑल्दो वाटर इज जनरली ब्रैकिश इन दीज वाटर बॉडीज, इट इज यूज्ड फॉर फिशिंग एंड इरिगेटिंग सर्टेन वेराइटीज ऑफ पैडी क्रॉप्स। पैडी मीन्स राइस क्रॉप जिनको बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है, एंड कोकोनट। एंड यूटिलाइजेशन की पानी की कितनी ज़्यादा डिमांड है और उसकी यूटिलाइजेशन कौन कौन सी इकोनॉमीज में या कौन कौन से सेक्टर्स में डिफरेंटली यूज़ की जाती है। इंडिया ट्रेडिशनली एन एग्रीकेरियन इकोनॉमी, क्योंकि एग्रीकल्चर से ही जो है वो इंडिया की सारी इकोनॉमी चलती है। मोर देन 50% जो है वो चलती है।
एंड अबाउट 2/3 ऑफ द इट्स पॉपुलेशन बीन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिया की, सेकंड है पूरे वर्ल्ड में टोटल पॉपुलेशन में, तो उसी हिसाब से उनको एग्रीकल्चर, उनको फूड चाहिए और उसी वजह से उनको एग्रीकल्चर पर कंटिन्यू डिपेंडेंट रहना पड़ता है थ्रू आउट द ईयर। एग्रीकल्चर अकाउंट्स 89% ऑफ द सरफेस वाटर एंड 92 ऑफ द ग्राउंड वाटर, क्योंकि यहाँ पर इरिगेशन के लिए हमें बहुत सारा पानी जो है वो चाहिए होता है। उसी हिसाब से जो हम की बात करें तो म्यूनिसिपैलिटी की 8%, 2% शेयर है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर का, वो है लिमिटेड टू 2% ऑफ द सरफेस वाटर एंड 5% ऑफ द ग्राउंड वाटर। और इरिगेशन, तो इरिगेशन जो है वो बहुत सारे रीजन्स में हमें चाहिए होती है, क्योंकि इसी पर जो है वो डायरेक्टली हम या तो प्रोटेक्टिव क्रॉप्स को हम इरिगेशन के लिए यूज कर सकते हैं या फिर प्रोटेक्टेड, और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी वो जाकर देख सकता है, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन और इन द आई बटन। तो इरिगेशन जो है वो एक किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले कर सकती है। वो डिपेंड करता है कि उस क्रॉप को कितना ज्यादा पानी चाहिए। टोटल वेरिएबिलिटी इन रेनफॉल, क्योंकि जो हमारा इंडियन रेनफॉल है वो प्रिडिक्टेबल नहीं है, उसको आप कितना भी प्रिडिक्ट कर लो बट वो आपके अकॉर्डिंग जो है वो नहीं आएगा। सीजनल रेनफॉल, क्योंकि जो बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स हैं जो सीजन वाइज जो है वो, जो हमारे ज़ैद क्रॉप्स होते हैं वो ऑलमोस्ट हम उनको थ्रू आउट द ईयर जो है वो कर सकते हैं। हाई टेम्परेचर कॉजेज मोर इवेपोरेशन, तो किसी भी एरिया में जहां पर इवेपोरेशन ज़्यादा होगी वहां पर हमें इरिगेशन फैसिलिटीज जो है वो ज़्यादा चाहिए होंगे, क्योंकि हीट की वजह से जो वाटर है, ग्राउंड वाटर है या हमारे जो सॉइल की मॉइस्चर है वो बहुत जल्दी जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा, जिसके लिए हमें इरिगेशन की ज़रूरत पड़ेगी टू ग्रो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स। तो जितने भी हमारे पैडी क्रॉप्स होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है उनके लिए हम इरिगेशन फैसिलिटी जो है वो यूज़ करते हैं टू इंक्रीज प्रोडक्शन एंड टू ग्रो इन ड्राई सीजन, कि कोई से भी ड्राई सीजन में अगर हम उनको पानी अवेलेबल कर दे, इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी कर दे, तो हम ड्राई सीजन में भी जो क्रॉप्स हैं वो ग्रो कर सकते हैं टू इंट्रोड्यूस ग्रीन रेवोल्यूशन की हमें इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। तो अब जब वाटर इतना ज़्यादा कंज्यूम होगा इंडस्ट्रीज में, म्यूनिसिपैलिटी में, तो अब वहाँ पर प्रॉब्लम्स तो आएंगी। एंड पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज ड्रिडलिंग डे बाय डे, क्योंकि वाटर जो है वो एक ऐसा रिसोर्स है जिसको हम प्योरीफाई दोबारा से अपने आप नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे तो बहुत हैवी कॉस्ट जो है वो हमें देनी पड़ती है, इसलिए जो फ्रेश वाटर है वो बहुत कम है। ग्लेशियर जो है वो कंटिन्यू मेल्ट होते जा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे वाटर रिसोर्सेज के लिए। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, तो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा जो वाटर कंजप्शन है वो बढ़ जाएगा। इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जब आप अपने किसी भी ग्राउंड में, जब आप अपने ग्राउंड में या अपने किसी भी फील्ड के बीच में केमिकल फर्टिलाइजर्स डालोगे क्रॉप की प्रोडक्शन के लिए, उससे क्या होगा, हमारा जो ग्राउंड वाटर है, क्योंकि जो हमारी सॉइल होती है ना वो लेयर्स में होती है, ऐसे लेयर्स होती हैं हमारी सॉइल की, तो अगर आप यहाँ पर केमिकल डालोगे तो जैसे वाटर जो है वो सीप डाउन हो जाता है ग्राउंड वाटर की तरफ, तो वैसे ही जो केमिकल्स होंगे उसके साथ वो भी सीप कर जाएंगे हमारी सॉइल के साथ। तो उससे क्या होगा, जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो भी पोल्यूट हो जाएगा। अर्बन वेस्ट एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट इज लेफ्ट इनटू द रिवर्स। तो इंडिया में अगर हम सब फैक्टर, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर देखें ना, जो हमारे वाटर पोल्यूशन में जो है वो सबसे ज़्यादा शेयर देता है अपना, तो वो हमारे पास है अनट्रीटेड सीवेज वेस्ट, कि जो हमारे नालों से पानी चला जाता है ना डायरेक्ट रिवर्स में, ये सबसे बड़ा कॉज है हमारे वाटर पोल्यूशन का। एंड कल्चरल एक्टिविटीज प्रोड्यूस मोर वेस्टेज इनटू द रिवर्स। तो आपने बहुत बार देखा होगा कि जो हमारे रिवर्स होती हैं इनको हम बहुत ज़्यादा सेक्रेड मानते हैं, इसी वजह से क्या होता है यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जो रिलीजियस एक्टिविटीज होती हैं उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा वाटर पोल्यूशन हो जाता है। गंगा एंड यमुना आर मोस्ट पोल्यूटेड रिवर्स इन इंडिया, और इनको क्लीन करने के लिए बहुत सारे एक्ट्स भी जो है वो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती रहती है। ऑफ वाटर क्वालिटी, की जो वाटर क्वालिटी है उसमें कैसे डिक्लाइन आ रहा है, उसमें कैसे जो है वो डिक्रीज हो रहा है। वाटर क्वालिटी रेफर्स टू प्योरिटी ऑफ वाटर, की वाटर जितना ज़्यादा प्योर होगा उतना ही उसकी जो क्वालिटी है वो ज़्यादा होगी। और वाटर विदाउट अनवांटेड फॉरेन सब्सटेंसेस, तो फॉरेन सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, केमिकल्स, इंडस्ट्रियल एंड अदर वेस्ट, हम रिवर्स में डाल दें तो या तो वो डिजोल्व हो जाते हैं या वो कहीं ना कहीं सस्पेंड कर जाते हैं वाटर में, जो एक बहुत मेजर प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर देते हैं। समटाइम्स दीज पॉल्यूटेंट्स ऑल्सो सीप डाउन एंड पोल्यूट ग्राउंड वाटर, तो यही जब सस्पेंड हो जाएगा वैसे ही ये सीप डाउन कर जाएगा, ग्राउंड वाटर को भी पोल्यूट कर देगा। एंड गंगा एंड यमुना मैनेजमेंट, तो अब हम क्या कर सकते हैं वाटर को कंजर्व करने के लिए, अडॉप्ट लॉज एंड एक्ट्स टू कंजर्व वाटर।
यूज वाटर सेविंग मेथड्स एंड टेक्नोलॉजी, प्रिवेंट वाटर पोल्यूशन, वाटरशेड डेवलपमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर रिसाइकलिंग एंड रीयूज। तो अब क्या होता है, जब हम एक्ट एंड लॉज बनाते हैं ना, तो इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए ना हमें बहुत सब कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं जो नहीं हो पाती ड्यू टू करप्शन, या फिर इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती कि हम उनको जो है वो ग्राउंड लेवल तक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये जो होता है वाटर सेविंग मेथड्स हैं या टेक्नोलॉजी है, इनको हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ता है ताकि हम वाटर को ईजिली कंजर्व कर सकें। भी जो है बहुत सक्सेसफुल मेथड है कि जितना भी पानी जो बारिश के थ्रू आएगा उसको हम कहीं ना कहीं हार्वेस्ट करके रख सकें, ताकि हम उसको तब यूज़ करें जब हमें कहीं ना कहीं पानी की कमी हो। वाटर पोल्यूशन, द सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड एंड द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड शुड मॉनिटर द पोल्यूशन की किसी भी रिवर में, जो हमारी एक रीजनल रिवर है या कोई भी स्ट्रीम है, उसमें कितना ज़्यादा पोल्यूशन जो है वो बढ़ता जा रहा है, उसको मॉनिटर करना चाहिए। और सीपीसीबी का यही काम है, फ्रीक्वेंट सुपरविजन इज एसेंशियल, कि उसको कंटिन्यू कुछ एक टाइम पीरियड देकर उसको बार बार जो है वो चेक किया जाए उसका पोल्यूशन जो है। एंड सीपीसीबी हैज़ बिन मॉनिटरिंग वाटर क्वालिटी ऑफ नेशनल is at 507 stations. The data obtained from these stations show that the organic and bacterial contamination continues to the main source of pollution in rivers। की organic या जो bacterial हमारे पास contamination आता है वाटर में, जो डायरेक्ट जाकर जो है वो डिजोल्व हो जाता है, उससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उसको हमें दोबारा से फिल्टर करना पड़ता है बहुत सारे पानी को। एंड द यमुना रिवर इज द मोस्ट polluted river in the country between Delhi and Etawah, and the other rivers such as Sabarmati, Gomti, Kai are also monitored for pollution. Monitoring the industries located along the river banks, की जितनी भी रिवर बैंक के along जो हमारी है, अगर ये हमारी रिवर है, इसमें कितनी सारी इंडस्ट्रीज हैं जो बिना ट्रीट किए जो अपना वाटर है या कुछ भी हम अपने बोले कि जो इंडस्ट्रियल केमिकल्स होते हैं वो उनको ड्रेन कर रहे हैं विदाउट ट्रीटमेंट। तो उससे क्या होगा, जो डायरेक्ट जो हम कर देंगे उसकी वजह से रिवर जो है वो ज़्यादा पोल्यूटेड रहती है। और अगर हम इस पे मेंटेनेंस रखेंगे या चेक लगाएंगे तो उससे क्या होगा, जो इंडस्ट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं अपना जो केमिकल्स हैं उनको ट्रीट करके ड्रेन करेंगी, जिससे रिवर्स को जो कम नुकसान लेना पड़ेगा। एन इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर एंड कंजर्वेशन इज कॉल्ड वाटरशेड डेवलपमेंट, की जितना भी पानी या तो वो ग्राउंड वाटर हो या वो सरफेस वाटर हो, उसको जब हम एक मैनेज करके एक सिस्टम में जब यूज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं वाटरशेड मैनेजमेंट। एंड प्रिवेंशन ऑफ रन ऑफ स्टोरेज एंड रिचार्ज ऑफ वाटर द ग्राउंड वाटर थ्रू परकोलेशन टैंक्स रिचार्ज सेल्स। तो जितना भी पानी जो है वो प्रेसिपिटेशन के थ्रू अर्थ पर आएगा उसको हम टैंक्स बनाकर या अपने जो सेल्स बनाकर जो है उसको हम रख सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन के लिए जहां पर हमें पानी की कमी हो सकती है। एंड ब्रिंग बैलेंस बिटवीन द नेचुरल अवेलेबिलिटी एंड यूटिलिटी। इट डिपेंड्स ऑन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो है वो जो पब्लिक पार्टिसिपेशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ को सक्सेसफुल बनाने में। कि अगर वहाँ की पब्लिक जो आपको सपोर्ट कर रही है ना तो आप कुछ भी कर सकते हो। वाटरशेड मैनेजमेंट में क्या होगा, जो भी वाटर है उसको हम परमिट दे देंगे कि आप अपने घर में एक छोटा सा टैंक बनाओ, जो भी पानी आएगा उसको कंजर्व करके रखो। तो ये जो पब्लिक जो अवेयरनेस है ना, ये बहुत ज़रूरी है होनी। बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है जिसको हम बोलते हैं हरियाली इज अ वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो हमारा हेड होता है गवर्नमेंट का, जो एक पूरा हमारे पास सिस्टमेटिक वे में जो हमारी गवर्नमेंट चलती है, सेंट्रल जो होता है वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। एंड एम्स एट एनेबलिंग द रूरल पॉपुलेशन टू कंजर्व वाटर फॉर ड्रिंकिंग, इरिगेशन, फिशरीज एंड एफॉरेस्टेशन। एंड द प्रोजेक्ट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय द ग्राम पंचायत विद पीपल्स पार्टिसिपेशन। क्योंकि गाँव में हम अगर राजस्थान वाला एरिया देखें, नॉर्थ जो हमारा नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है, यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा ड्रॉट लाइक कंडीशन देखने को मिलती है क्योंकि जो है हमारा डेजर्टिक एरिया है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, पब्लिक पार्टिसिपेशन के साथ जो हमारी ग्राम पंचायत है वो क्या करती है, यहाँ पर छोटे पॉन्ड्स बना देती है ताकि जो भी रेन वाटर आए वो यहाँ पर काफ़ी टाइम के लिए कंजर्व करके रखा जा सके। तो इस मिशन को जो हमारा प्रोजेक्ट है इसको हम बोलते हैं हरियाली। जो प्रोग्राम है वो है नीरू मिरू या अरवरी पानी संसद। तो ये जो नीरू मिरू है वो है वाटर एंड यू, इसका मीनिंग है वाटर एंड यू, और ये स्टार्ट हुआ था आंध्र प्रदेश में। वैसे ही अरवरी पानी संसद जो है वो स्टार्ट हुआ था इन अलवर राजस्थान। हैव टेकन अप कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स सच एज प्रीकोलेशन टैंक्स, डग आउट पॉन्ड्स जिसको हम हिंदी में जोड़ भी बोलते हैं, चेक डैम्स,
थ्रू पीपल्स पार्टिसिपेशन। तो पीपल पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तमिलनाडु हैज़ मेड वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स इन द हाउसेज। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा घर होता है उसके नीचे क्या करते हैं, ये एक टैंक बना देते हैं। उसकी वजह से वाटर जो है वो डायरेक्ट हीट की वजह से जो है वो इवेपोरेट भी नहीं हो पाता और उसको जो हम टफ सिचुएशंस के लिए जो है वो बचा के रख सकते हैं। नो बिल्डिंग कैन बी कंस्ट्रक्टेड विदाउट मेकिंग स्ट्रक्चर फॉर वाटर हार्वेस्टिंग, क्योंकि तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जहां पर हमें विंटर मॉनसून जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि जब रिट्रीट मॉनसून होता है तभी यहाँ बारिश होती है। समर्स में जो है वो तमिलनाडु ड्राई स्टेट रहता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सूखा पड़ता है। इट इज अ मेथड ऑफ कैप्चरिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर फॉर वेरियस यूजेस। की आपके पास आपके घर में ही एक ऐसा सिस्टम है कि आपने पाइपलाइंस के थ्रू जितनी भी बारिश आई उस पानी को अपने यूज के लिए जो है वो बचा लिया। एंड रीफिल द ग्राउंड वाटर वेल्स। तो अगर आप यहाँ पर अपने यूज के लिए भी पानी रख लोगे और कुछ ऐसा सिस्टम बना दोगे कि अपने वेल्स में वो पानी को जमा कर लिया, उससे क्या होगा, इनडायरेक्टली जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी मेंटेन हो जाएगा। इट इम्प्रूव्स वाटर क्वालिटी, क्योंकि जो हमारी सॉइल होती है ना उसके पास अपना एक नेचुरल फिल्टर फॉर्म होता है। जो हमारे वेल से पानी निकलता है ना हमारे कुओं में से, वो डायरेक्टली जो है वो नेचुरली फिल्टर्ड होता है, इसी वजह से वो प्योर होता है, पीने लायक होता है। रिड्यूसेस द वाटर पोल्यूशन एंड डाइल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स टेक प्लेस इन द वाटर एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज प्रैक्टिस्ड इन डिफरेंट एरियाज बाय डिफरेंट ट्राइब्स। तो ये जो मेथड्स हैं वो बहुत अलग अलग एरियाज में बहुत अलग अलग तरीके से यूज किए जाते हैं। एंड हार्वेस्टिंग थ्रू सर्विस वेल, रिचार्ज वेल्स, कुंड और टैंका, एंड इट इंक्रीज द ग्राउंड वाटर लेवल। आता है नेशनल वाटर पॉलिसी जो आई थी 2002 में, और इसको रिवाइज किया गया 2012 में आफ्टर 10 ईयर्स। और इसको जो ऑपरेट करता है वो है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। इसका क्या है कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है जो इंक्लूड करता है ड्रिंकिंग वाटर को एंड टू ऑल एनिमल्स एंड मैन इट्स फर्स्ट प्रायोरिटी। तो इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है कि हर इंसान तक, हर जानवर तक, हर जीव तक जो है वो पानी पहुंचना चाहिए। एंड रेगुलेशन ऑफ एक्सप्लोटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, कि जो हमारा एक्सप्लॉयट हो रहा है ग्राउंड वाटर उसको कम करना चाहिए। एंड बोथ ग्राउंड एंड सरफेस वाटर क्वालिटी शुड बी रेगुलरली चेक्ड। इंक्रीज द एफिशिएंसी यूज ऑफ वाटर, की कहीं पर भी पानी का वेस्ट ना हो। एंड अवेयरनेस ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर टू बी इम्पार्टेड टू द कॉमन पीपल, ताकि जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है वो भी यहाँ पर काम आ जाए। एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर टू बी रियलाइज्ड बाय ऑल द पीपल, क्योंकि पानी एक ऐसा है कि बोलते हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर जो होगा, हमारा जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा वो पानी के लिए ही होगा। तो इसलिए वाटर को कंजर्व करना जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे।